बात 1979 की है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के उसराहार थाने में एक आम दिन जैसी चहल पहल थी। तभी वहां एक बुजुर्ग किसान पहुंचा। थाने में घुसते ही दिखे सबसे पहले सिपाही से कहा कि साहब मेरा बैल चोरी हो गया है। सिपाही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो किसान दरोगा के पास पहुंचा, अपनी बात दोहराई। दरोगा ने पूरी बात सुनी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी। निराश होकर वो किसान थाने से जाने लगा। तभी बाहर खड़े एक सिपाही ने कहा कि बाबा चढ़ावा चढ़ाओ, काम हो जाएगा। किसान वापस थाने के अंदर गया। मोल भाव के बाद 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा यह बताओ कि हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा हस्ताक्षर। इसके बाद किसान ने जेब से एक मोहर निकाली और उस कागज पर थोप दिया। उस मोहर पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। किसान के रूप में पहुंचा शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के किस्सों की चर्चा की थी और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ सुने कुछ अनसुने किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट करीब 55,000 वोटों से हार गई। जबरन नसबंदी की वजह से विलेन बने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट अमेठी हार गए। कांग्रेस 189 सीटों पर सिमट गई। विपक्षी नेताओं को मिलाकर बने जनता पार्टी गठबंधन के चुनाव जीतते ही प्रधानमंत्री पद के लिए 3 दावेदार सामने आए, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। आखिरकार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिसका किस्सा हम इस सीरीज के चौथे एपिसोड में बता चुके हैं। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्रालय दिया गया लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ ही महीनों में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई। चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे। वो मोरारजी देसाई को डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे। उनकी शिकायत थी कि देसाई खुद फैसला लेते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल के दूसरे नेताओं के ओपिनियन की जरूरत महसूस नहीं होती। दोनों के मतभेद राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता तक पहुंचने लगे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, मतभेदों के बीच चरण सिंह ने देसाई के बेटे कांति देसाई पर कई आरोप लगाए। देसाई पहले से चौधरी चरण सिंह के व्यवहार से खुश नहीं थे। बेटे पर लगाए गए आरोप की वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई और 1978 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से ही बाहर कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया। चूंकि वो किसान नेता थे इसलिए रैली में अच्छी संख्या में भीड़ जमा हुई। जनता के बीच गुस्से को देखकर सरकार डर गई और चरण सिंह को वापस मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। दोबारा मंत्रिमंडल में आने पर चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री बने। इसके साथ वित्त मंत्रालय का काम भी अपने जिम्मे लिया। उधर दलित वोट का ध्यान रखते हुए बाबू जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यह पहला मौका था जब देश में एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। जुलाई 1979 में संसद के मॉनसून सत्र में जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। चौधरी चरण सिंह ने बगावत कर दी और अपने सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस सिचुएशन में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। कांग्रेस के पास 189 सीट थी, विपक्ष के पास 227 सीटें थी। वहीं चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल के पास 48 सीटें ही थी। भारतीय लोक दल के साथ जनसंघ, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ने एक होकर जनता पार्टी बनाई थी, जिसने कांग्रेस को शिकस्त दी। इस चुनाव में जनता पार्टी के पास इतने वोट थे कि वो सत्ता की दावेदारी कर सके।
इस बार मोरारजी सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो पीएम बनने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। इस बीच लोकसभा चुनाव हार चुकी इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने चरण सिंह की पार्टी को सपोर्ट करने का ऑफर दिया। चरण सिंह मान गए और इस तरह वो 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों, मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री हुआ करते थे शांति भूषण। वो अपनी आत्मकथा कोर्ट इन डेस्टिनी में लिखते हैं कि 1978 में चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई थी। मेरे अलावा इस कमेटी के सदस्य थे चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रताप चंद्र चंदर। कमेटी की बैठक में एक बार चौधरी चरण सिंह कुछ देर से पहुंचे थे। वो पत्रकारों को अपने देर से आने का कारण बताने लगे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर लग रहे हैं। चरण सिंह ने गुस्से में कहा, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में बुराई ही क्या है। प्रधानमंत्री पद का एम्बिशन रखने वाले चौधरी चरण सिंह के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि मोरारजी देसाई की कैबिनेट में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह 2 नंबर की हैसियत से काम करने के लिए पहले दिन से तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर देश में इमरजेंसी लगाने के आरोप में इंदिरा गांधी को अरेस्ट करवाने में वो सफल हो गए तो राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाएंगे। वो नोटिस होंगे, जनता उन्हें साहसी मानेगी और उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर ने भी अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में इंदिरा को सजा देने को लेकर चौधरी चरण सिंह के विचार का जिक्र किया है। चौधरी चरण सिंह के साथ कुलदीप नैयर की अच्छी दोस्ती थी। वो लिखते हैं कि मैं उस समय के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह से महीने में 2-3 बार मिल लेता था। जनता सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच दरार पैदा होने लगी थी। इसका पार्टी और सरकार दोनों पर ही प्रभाव पड़ा। दोनों इस बात पर भी सहमत नहीं हुए कि इमरजेंसी के दौरान जातियों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। मोरारजी देसाई ने फाइल पर लिख दिया था कि देश की जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को हराकर उन्हें पर्याप्त सजा दे दी है। इस बात से चरण सिंह संतुष्ट नहीं थे। वे इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चाहते थे। बाद में वो सरकार से अपनी बात मनवाने में सफल रहे। दरअसल सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों को चरण सिंह ने अपने साथ मिला लिया। वो सब न सिर्फ कमीशन नियुक्त करने बल्कि इंदिरा गांधी पर मुकदमा चलाए जाने की मांग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से करने लगे। इस तरह चौधरी चरण सिंह की वजह से इमरजेंसी में हुई जातियों और चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई जीपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव प्रचार में इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसों से खरीदी गई 100 जीपों का इस्तेमाल किया था। लिहाजा भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। उनकी गिरफ्तारी की तारीख 1 अक्टूबर तय की गई। जब चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को यह बात पता चली तो उन्होंने गिरफ्तारी की तारीख बदलने की बात कही। चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी भी राजनीतिज्ञ थी। वह विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव जीत चुकी थी। मथुरा से पहली महिला विधायक थी। गायत्री देवी का कहना था कि 1 अक्टूबर को शनिवार है। अगर इस दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे दिन संडे होने की वजह से उन्हें बेल नहीं मिलेगी और एक महिला के लिए यह दिक्कत की बात होगी। चौधरी चरण सिंह पत्नी की बात मान जाते हैं। गिरफ्तारी की तारीख को बदलकर 2 अक्टूबर करने का आदेश देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूर्व डीआईजी विजय करण उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी की सलाह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुद्दा कहीं और भटक जाएगा। 3 अक्टूबर इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। चौधरी चरण सिंह को यह बात सही लगी। 2 अक्टूबर को वो सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाते हैं, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लंडर नाम दिया।
हालांकि गिरफ्तारी से नुकसान की बजाय इंदिरा गांधी को फायदा हुआ। उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था वह सहानुभूति में बदल गया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से ही पीएम बन पाए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति संजीव रेड्डी ने उन्हें 20 अगस्त तक लोकसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को ही अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरा दी। इसके बाद वे कार्यवाहक पीएम बने रहे। उस वक्त की हिम्मत मैगजीन ने पहले ही यह खबर छापी थी कि इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना तो दिया है, लेकिन वो मध्यावधि चुनाव चाह रही हैं। इंदिरा गांधी जानती है कि चुनाव होने पर उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। मैगजीन में यह लिखा गया कि इंदिरा गांधी को बदला लेने और अपनी बात मनवाने का मौका मिल गया। उन्होंने शर्त रख दी कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो मामले चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी सरकार में मंत्री रहने के दौरान दर्ज करवाए हैं, उन्हें वापस ले लिया जाए। यह शर्त चौधरी चरण सिंह को मंजूर नहीं थी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ही पीएम रह पाए। केवल 5.5 महीनों तक ही चौधरी चरण सिंह पीएम के पद पर रहे। इस दौरान संसद का कोई सत्र नहीं होने की वजह से वह संसद नहीं जा सके। इस तरह वह भारत के एकमात्र पीएम बन गए जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। दोस्तों, अब बात चौधरी चरण सिंह जी के कुछ सुने अनसुने किस्सों की। चौधरी चरण सिंह 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय तक उनके पास एक ही ऊनी शेरवानी हुआ करती थी, वो भी बहुत पुरानी थी और एक जगह से फट गई थी। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने शेरवानी रफू करवाने के लिए भेज दी। कुछ दिनों के बाद जब उनका स्टाफ शेरवानी लेने गया तब दर्जी ने बाद में आने को कहा। स्टाफ वापस आया और कुछ दिनों के बाद दोबारा गया। दर्जी ने फिर देने से मना कर दिया। स्टाफ को गुस्सा आ गया, उसे डरा धमकाकर सही वजह पूछी गई। दर्जी ने बताया कि शेरवानी खो गई है, उसे मिल नहीं रही है। स्टाफ को पता था कि चरण सिंह को लापरवाही पसंद नहीं है, लेकिन बात तो बतानी ही थी। चौधरी चरण सिंह ने जब पूरी बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं, उसे गलती हो गई। दर्जी बेचारा गरीब आदमी है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो इसी बहाने मैं एक नई शेरवानी खरीद लूंगा। चौधरी चरण सिंह ने जो नई शेरवानी बनवाई उसे उन्होंने 1978 तक पहना था। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह संत कबीर के अनुयायी थे। उन्हें कबीर के तकरीबन सभी दोहे याद थे। वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे और हाथ में एक पुरानी HMT की घड़ी बांधते थे। सिगरेट तंबाकू से हमेशा दूर रहे। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देते थे। उन्हें क्रिकेट से सख्त नफरत थी। कहते थे क्रिकेट देश के युवाओं को निकम्मा बना देता है। दोस्तों, बात करें चौधरी चरण सिंह से जुड़े कुछ मुख्य तिथियों की तो 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म हापुड़ में हुआ। 1923 में वे साइंस से ग्रेजुएट हुए। 25 जून 1925 को वो गायत्री देवी से शादी किए। 1928 में आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर गाजियाबाद में वकालत शुरू की। 1929 में गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और 1929 में ही आजादी की लड़ाई में वे जेल भी गए। 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मेरठ से टिकट मिला। 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। 1951 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1970 दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। 29 अगस्त 1974 को इंडियन पीपुल्स पार्टी की नींव रखी। 1977 मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बने। 1979 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और वहीं 1987 में दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया।
तो दोस्तों ये थी भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के कुछ सुने अनसुने किस्से। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में भारत के 6ठे प्रधानमंत्री के किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।